हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स और उसमें से चैप्टर चल रहा था तीसरा, विद्युत धारा। विद्युत धारा में दोस्तों हम लोगों ने प्रतिरोधों का समांतर एवं श्रेणीक्रम संयोजन पढ़ लिया था। उसके बाद में अब आइए देख लेते हैं उसके आगे का टॉपिक क्या है। तो दोस्तों उसके आगे का टॉपिक दिया गया है गतिशीलता। तो आइए दोस्तों हेडिंग बना लेते हैं गतिशीलता। तो देख लेते हैं गतिशीलता क्या होती है। तो दोस्तों हेडिंग डाल ली है गतिशीलता। अब आइए देख लेते हैं गतिशीलता में किस तरीके से इसकी परिभाषा होती है। तो देख लेते हैं गतिशीलता क्या होती है दोस्तों। यह किसी भी आवेश वाहक की गतिशीलता होती है जो उसके एकांक विद्युत क्षेत्र पर आरोपित विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों इसकी क्या परिभाषा होगी। तो परिभाषा होगी इसकी किसी आवेश वाहक। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, किसी आवेश वाहक, किसी आवेश वाहक, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता के एकांक, गतिशीलता के एकांक विद्युत क्षेत्र पर, एकांक विद्युत क्षेत्र पर, एकांक विद्युत क्षेत्र पर आरोपित, एकांक विद्युत क्षेत्र पर आरोपित आरोपित विद्युत क्षेत्र को, आरोपित विद्युत क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र को कहते हैं, विद्युत क्षेत्र को कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका डेरिवेशन किस तरीके से करेंगे। तो इसका डेरिवेशन करेंगे माना किसी विद्युत क्षेत्र में, माना किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक द्वारा, आवेश वाहक द्वारा, माना किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक द्वारा प्राप्त अपवाह वेग, प्राप्त अपवाह वेग, प्राप्त अपवाह वेग Vd है। यानी प्राप्त जो अपवाह वेग वो है, वो क्या है दोस्तों, वो Vd है। तो अब इसका फार्मूला देख लेते हैं, क्या फार्मूला बनेगा। तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, म्यू बराबर आ जाएगा Vd अपॉन E। अब इसे बंद कर देंगे, ये फार्मूला प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से इसे बंद कर देंगे। अब लिखेंगे इसका एसआई पद्धति में मात्रक, इसका एसआई पद्धति में मात्रक, इसका एसआई पद्धति में मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड होता है, प्रति वोल्ट सेकेंड होता है। प्रति वोल्ट सेकेंड होता है। अब आइए इसका एक पॉइंट और लिख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हैशटैग करके लिखेंगे
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैशटैग करके लिखेंगे, #1 लिखेंगे। ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। गतिशीलता बढ़ जाती है। गतिशीलता बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने गतिशीलता के बारे में अध्ययन कर लिया। अब आइए ये जो फार्मूले प्राप्त हुए हैं इन्हें हाईलाइट कर देते हैं ताकि आसानी से दिखाई पड़ने लगे, नोट करने में आसानी रहेगी दोस्तों। तो इस तरीके से ये हाईलाइट कर दिया है। इसका जो एसआई पद्धति का मात्रक है वो हाईलाइट कर देते हैं। तो ये इसका एसआई पद्धति का मात्रक था जो उसे भी हाईलाइट कर दिया। अब उसके बाद में इसकी जो परिभाषा दी गई दोस्तों उसे भी हाईलाइट कर देते हैं एक बार। तो इस तरीके से जो परिभाषा है वो भी हाईलाइट कर दी। अब आइए देख लेते हैं दूसरा पॉइंट। तो दूसरा टॉपिक क्या दिया गया दोस्तों? दूसरा टॉपिक दिया गया है धारा घनत्व। देख लेते हैं कि धारा घनत्व किसे कहते हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं दोस्तों, धारा घनत्व। तो आइए दोस्तों हेडिंग डालेंगे धारा घनत्व। धारा घनत्व। तो दोस्तों ये हेडिंग बना ली है, धारा घनत्व। अब आइए देख लेते हैं धारा घनत्व में किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो धारा घनत्व में सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद में इसे समझेंगे। तो परिभाषा क्या दी गई दोस्तों? लिखते हैं इसमें, किसी चालक में किसी बिंदु पर क्षेत्रफल अथवा उससे गुजरने वाली धारा के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों इसका डेरिवेशन किस तरीके से करेंगे। तो लिखेंगे, माना किसी चालक का, सबसे पहले आइए चित्र देख लेते हैं किस तरीके से धारा घनत्व उत्पन्न होती है। तो देख लेते हैं दोस्तों, जैसे ये कोई क्षेत्रफल दिया गया है इस तरीके से, फिर इसके बाद ये क्षेत्रफल थोड़ा बढ़ जाता है, फिर इसके बाद में ये क्षेत्रफल और थोड़ा बढ़ जाता है इस तरीके से, फिर इसके बाद में ये क्षेत्रफल और थोड़ा इस तरीके से बढ़ जाता है। अब यहाँ से जो धारा गुजरते हैं, यानी धारा कहाँ से गुजरती है, जो इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चलते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा होती है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चलते हैं। अब यहाँ पर क्षेत्रफल कम मिल जाता है। ये क्या है दोस्तों? ये है क्षेत्रफल ए, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, यानी विद्युत धारा है। तो जहाँ क्षेत्र अधिक हो जाता है वहाँ पर धारा घनत्व कम हो जाता है, जहाँ पर क्षेत्र कम हो जाएगा वहाँ पर धारा घनत्व अधिक हो जाएगा।
तो दोस्तों इस तरीके से ये चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों के जो चलने की दिशा है वो विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो घनत्व है वो ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल कम है। उसके बाद में यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर क्षेत्रफल कम है, यहाँ पर घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे घनत्व जो है वो कम होता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें समझ लेते हैं। भाई इसका डेरिवेशन बना लेते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे माना किसी चालक का क्षेत्रफल, माना किसी चालक का क्षेत्रफल, माना किसी चालक का क्षेत्रफल, माना किसी चालक का क्षेत्रफल A है तथा गुजरने वाली धारा तथा गुजरने वाली धारा I है, तो धारा घनत्व बराबर, अब धारा घनत्व का फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रवाहित धारा और अपान में क्षेत्रफल। अब आइए इसका फार्मूला बना लेते हैं। तो फार्मूला क्या आएगा दोस्तों, धारा घनत्व को कैसे प्रदर्शित करते हैं, J से प्रदर्शित करते हैं। तो J बराबर धारा I और अपान में क्षेत्रफल A हो जाता है। तो इस तरीके से ये फार्मूला प्राप्त हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं इसका SI पद्धति का मात्रक। तो लिखेंगे SI पद्धति में मात्रक। तो दोस्तों SI पद्धति में मात्रक क्या होगा, ये धारा दिया गया, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो क्या आ जाएगा, एम्पियर अपॉन, ये क्षेत्रफल दिया गया, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब देख लेते हैं, यह एक सदिश राशि है, यह एक कैसी राशि है दोस्तों, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। अब आइए देख लेते हैं इसकी विमा। तो इसकी विमा देख लेते हैं, इसकी विमा क्या निकलेगी दोस्तों। तो ऊपर दिया गया एम्पियर तो A आ जाएगा, नीचे मीटर स्क्वायर दिया गया यानी L, नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से अब इसे और अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, m0 L-2 और A। तो ये आ गया दोस्तों इसकी विमा। अब आइए इसे हाईलाइट कर देते हैं। तो देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या थी दोस्तों। तो धारा घनत्व को सबसे पहले हाईलाइट करेंगे, धारा घनत्व को हाईलाइट कर दिया। उसके बाद में इसे क्या फार्मूला बना था, तो फार्मूला बना था J बराबर I अपॉन A। तो इसे हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद में इसका SI पद्धति का मात्रक देखेंगे। तो SI पद्धति का मात्रक क्या है, मात्रक है दोस्तों एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसे हाईलाइट करेंगे। उसके बाद में इसकी विमा को हाईलाइट करेंगे। तो इसकी विमा क्या है, m0 L-2 और उसके बाद में A। तो इस तरीके से इसकी विमा को भी क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स और उसमें से चैप्टर चल रहा था दोस्तों 3rd यानी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, जिसमें से दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में किरचॉफ के नियम, यानी किरचॉफ के किस तरीके से नियम होते हैं। तो उनका प्रथम नियम पढ़े थे KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ, और दूसरा उनका नियम था KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था धारा घनत्व और इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों धारा घनत्व और इलेक्ट्रॉनों का जो अपवहन वेग है उसमें क्या संबंध है। तो आइए देख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं कि धारा घनत्व और इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग में संबंध। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे धारा घनत्व तथा अपवहन वेग में संबंध। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं धारा घनत्व और इलेक्ट्रॉनों का जो अपवहन वेग होता है उसमें कैसा संबंध है।
तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं धारा घनत्व के लिए क्या फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था। तो दोस्तों धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते थे, तो जे बराबर फार्मूला आया था आई अपॉन में ए। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 के रूप में। अब देख लेते हैं अपवाह वेग तथा धारा में क्या संबंध है। तो क्या था दोस्तों, अपवाहन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, तो आइए देख लेते हैं अपवाहन वेग और वैद्युत धारा में किस तरह का संबंध है। तो धारा में संबंध क्या आया था दोस्तों, आई बराबर एन ई ए वी डी, जहां एन क्या था इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या था इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, ए क्या था उनका क्षेत्रफल और वी डी क्या था इलेक्ट्रॉनों की चाल यानी उनका अपवाहन वेग। तो अब आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ से ए जो है, ए को उठाकर इसके नीचे ले आएंगे। अब इस समीकरण को देख लेते हैं यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा आई ऊपर आ जाएगा, अपॉन में ए इसके नीचे आ जाएगा। तो आ गया ए इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा एन ई, और यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, वी डी बचा। अब देख लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो अब समीकरण 1 में क्या दिया गया, आई अपॉन ए का मान क्या दिया गया दोस्तों, जे दिया गया है। तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे, जे लिख लेंगे। तो जे इक्वल टू एन ई वी डी, यही हमें सिद्ध करना था और यही इनका संबंध है। धारा घनत्व और इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग का जो संबंध है दोस्तों, वो संबंध निकल कर आ गया इस तरीके से। अब आइए देख लेते हैं दूसरा इनका संबंध। क्या है दोस्तों, दिया गया है जे इक्वल टू हाफ सिग्मा इंटू ई। अब ये हमें लाना है यानी ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए देख लेते हैं ये चीजें कहाँ से आएंगी दोस्तों। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले धारा का फार्मूला लिख लेते हैं दोस्तों। तो धारा और अपवहन वेग का संबंध क्या था, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, और इसे मानेंगे दोस्तों समीकरण नंबर पहला। अब उसके बाद में दोस्तों वी डी का लिखेंगे। तो वी डी बराबर क्या आया था, तो वी डी बराबर आया था ई कैपिटल ई अपॉन में एम इंटू टाउ। अब इसे मानेंगे दोस्तों समीकरण नंबर दूसरा। ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग, हमने डेरिवेशन किया था, देख लेना आप लोग पिछले वीडियो में। अब आइए देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो आइए देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। अब दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर दोस्तों क्या आ जाएगा, आई की जगह तो आई आ जाएगी। तो आई आ गया इक्वल टू, जो चीज़ें यहाँ लिखी हैं वही चीज़ें आ जाएंगी, वी डी का मान केवल बदल देंगे। तो क्या आ जाएगा एन ई ए, अब वी डी की जगह यह रख देंगे। तो क्या आ जाएगा ई इंटू कैपिटल ई अपॉन में एम और इंटू में टाउ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ई को बाहर निकाल देंगे और टाउ को ऊपर गुणा करा देंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आई बराबर आ जाएगा एन ई ए स्मॉल ई, उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा टाउ और अपॉन में आ जाएगा एम और इंटू में आ जाएगा ई। फिर से लिख लेते हैं दोस्तों एक लाइन में। तो आ जाएगा आई बराबर एन की जगह एन आ जाएगा। अब ई दो मिल जाएंगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ई स्क्वायर हो जाएगा। तो ई स्क्वायर, अब उसके बाद में दोस्तों क्या दिया गया है, ए दिया गया है, तो ए आ जाएगा। अब तो ए आ गया इंटू, यहाँ पर क्या दोस्तों दिया गया, टाउ दिया गया, तो टाउ आ जाएगा और अपान में क्या रखेंगे, एम रखेंगे, और इंटू में क्या है कैपिटल ई दिया गया है, तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, ये जो ए है, ए को निकाल कर इसके नीचे ले आएंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आई और अपॉन में ए इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन में एम इंटू में ई। अब इसे मान लेंगे कि ये इक्वेशन नंबर हो गया दोस्तों तीसरा। तो इस इक्वेशन नंबर को थर्ड मान लेंगे। अब आइए देख लेते हैं अगला इक्वेशन नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है, हमें सिद्ध करना है कि जे बराबर, हमें सिद्ध करना था दोस्तों जे बराबर हाफ सिग्मा इंटू ई का। अब हाफ सिग्मा देख लेते हैं दोस्तों कि हाफ सिग्मा क्या होता है। तो हाफ सिग्मा जो है वो प्रतिरोधकता होती है, यानी विशेष प्रतिरोध होता है, जिसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते थे। तो इसे किस तरीके से रखते हैं, तो हाफ सिग्मा क्या आ जाती है, विशिष्ट चालकता में आ जाती है, यानी हाफ सिग्मा इक्वल टू 1/रो, इस तरीके से। अब इसका मान रख देते हैं दोस्तों। तो आ जाएगा हाफ सिग्मा इक्वल टू 1/रो का मान रख देते हैं। तो रो का मान क्या आ जाएगा, इसे पलट देंगे तो एम आ जाएगा, यानी जब एक बटे में है तो बटे में एम चला जाएगा ऊपर। तो क्या आ जाएगा एम अपॉन में एन ई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों टाउ आ जाएगा।
ये दोस्तों हम लोग हाफ सिग्मा का मान निकाल रहे हैं, तो हाफ सिग्मा का ये मान आ जाएगा। अब इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो हाफ सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ और अपॉन में एम, ये आ जाएगा। अब ये बन जाएगा दोस्तों इक्वेशन नंबर 4, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4, तो इसे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4 बना लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरीके से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, यानी समीकरण 3 व 4 से। तो अब समीकरण तीसरा और चौथा देख लेते हैं दोस्तों। तो समीकरण तीसरा क्या दिया गया है, तीसरा दिया गया है आई अपॉन ए इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन में एम इंटू ई। अब चौथे समीकरण में देख लेते हैं यहाँ पर, तो आई अपॉन ए को किससे लिखते हैं, जे से लिखते हैं, तो यहाँ पर जे आ जाएगा इक्वल टू, अब इसका मान देख लेते हैं एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, इतने का मान क्या दिया गया दोस्तों, इतने का मान दिया गया हाफ सिग्मा में, तो इसका मान क्या आ जाएगा हाफ सिग्मा इंटू ई पहले से दिया गया है, तो ई की जगह ई आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमें जो सिद्ध करना था कि जे इक्वल टू हाफ सिग्मा इंटू ई, ये हमने सिद्ध कर लिया है और इस तरीके से ये चीज़ हमें प्राप्त हो गई। तो इसे इस तरीके से बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो है धारा घनत्व है, जहाँ जे धारा घनत्व है, ये विशिष्ट चालकता है उसकी, विद्युत चालकता है, और ये क्या है, इसका वैद्युत क्षेत्र है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या किया, इनमें संबंध स्थापित कर लिए। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसका अगला वीडियो, दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से चीज़ें सॉल्व होती हैं। दोस्तों यदि आप लोगों के वीडियो अच्छे लग रहे हो और 12th क्लास की फिजिक्स अच्छे से समझ में आ रही हो, तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपकी सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।